नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हमारा फ्राइडे स्पेशल होता है गाइडेंस प्रोग्राम का, तो उसी के मुताबिक हम इस सिलसिले को आज बढ़ाना चाहते हैं। शुरू करने से पहले दो बातें आपसे शेयर जरूर करना चाहूँगा। देखिएगा, आज जो मैं जिस मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं वो शायद आपने अपनी लाइफ में न तो कभी सुनोगे, न तो सुना होगा, न सुन पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और आपके दोस्तों के लिए भी, सहपाठियों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, तो इसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। क्योंकि आज मैं उन मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूं जो अब तक लोगों से अछूते रह गए थे और लोगों ने उसके बारे में चर्चा तक नहीं की थी। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई लगे रहोगे और स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ाई नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या कंपटीशन एग्जाम में आने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करने वाले सफल नहीं होते, लेकिन मेहनत करने वाले अगर सही दिशा में मेहनत ना करें और थोड़ा सा स्मार्टली मेहनत ना करें तो कहीं ना कहीं उनको पसीना ज़्यादा बहाना पड़ता है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, महसूस भी किया होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करके, लंबी मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता दोनों को ही मिलती है, बस ये है कि समय के अंतराल का काफ़ी फर्क रहता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई ज़्यादा लंबे समय बाद सफल हो पाता है, और हर कोई चाहता है कि वो कम समय के अंदर सफलता अर्जित करे। तो अगर किसी को कम समय के अंदर सफलता अर्जित करनी है तो आज की क्लास सिर्फ उसी के लिए मैं बना रहा हूं, जो हर कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने जो पिछले वीडियो के गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स देता है, ठीक है, जिसके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है, और इवन काफी नहीं, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप कभी भी अपने किसी भी सिलेबस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, और ये शायद बात आपको आपकी लाइफ में न तो किसी ने बताई होगी और न शायद बता पाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ही बार मैं बताऊंगा, उसके बाद में दोबारा कभी चर्चा नहीं करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसा लोग मानते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, कोचिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोच और कोचिंग सेंटर सही दिशा, डायरेक्शन देने वाला हो तो बहुत कम समय के अंदर सफलता मिल सकती है। आप सेल्फ भी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें फेस आती होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक सच्चा और अच्छा कोच अपने पास में होना जरूरी है। देखिए, सिलेबस के अंदर अक्सर हम एक सब्जेक्ट का नाम लेते हैं जिसे हम कहते हैं जीके, ठीक है। अब इस जीके के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भी कंपटीशन, इंडिया का या किसी भी स्टेट का कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो, जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मोर देन 8+ सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट जीके, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक बात समझिए, आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, लगभग सबने ग्रेजुएशन तो पास कर रखा होगा। ग्रेजुएशन ना सही 10+2 तो कर ही रखा होगा, 12वीं तो पास कर ही रखी होगी। मुझे एक बात समझाइए, 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक, वैसे ये मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बादाम खाने वालों को जल्दी समझ में आ जाएगी। जो सिंगदाने ही खाते हैं तो शायद हो सकता है कि उसको मेरा वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना पड़े, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो कृपया मैं कहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके
एक ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और इत्मीनान के साथ सुनिएगा। जो मैं कहना चाहता हूं दोबारा मुंह से रिपीट नहीं करूंगा, आपको वीडियो वापस रिवाइंड करके देखना पड़ सकता है। देखिए, और ये भी वायदा करता हूं कि आज जो आपको अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम चुटकियों में निकाल सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। देखिए, मैंने अभी अभी कहा कि जीके के अंदर मोर देन 8 सब्जेक्ट होते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। क्लियर? शायद मेरी बात से सभी एग्री कर रहे होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जनरल साइंस भी होता है, ठीक है, सारे लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो इतने अप्रोक्सीमेट सब्जेक्ट होते हैं। आपने 12वीं पास कर रखा है 10+2 या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आपको पता होगा कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल। इन 3 सब्जेक्ट को पास करने में 12वीं में आपको 2 साल का वक्त लगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन में 3 साल का वक्त लगा। अगर इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई जैसे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल में आपको 8 साल से भी ज्यादा वक्त लगना चाहिए, 16 साल लगना चाहिए कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने में। लगेगा वक्त, लेकिन वो क्यों है प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप इसको सब्जेक्ट वाइज ले रहे हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड करंट जीके साइंस पढ़ रहे हो, जबकि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? जीके। जीके का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो सामान्य ज्ञान, ठीक है। आपके पेपर का नाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट, जीके, साइंस नहीं है। आपके पेपर का नाम है जीके। जिस दिन ये समझ में आ गया ना आपको, छोटी सी चीज जैसे बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, आपको जिस दिन समझ में आ गया कि आपके सब्जेक्ट का नाम जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं है, उस दिन आप यूं समझ लो कामयाब हो गए, ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, करंट जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं हमेशा अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ाता हूं तो उसके अंदर जीके ढूंढता हूं। पॉलिटी के अंदर जीके, हिस्ट्री के अंदर जीके। ऐसा नहीं है कि जीके के अंदर हिस्ट्री ढूंढी जाए, हिस्ट्री के अंदर जीके ढूंढा जाए। और जिस दिन ये ढूंढना आपने शुरू कर दिया या ढूंढना आपने शुरू करने के साथ साथ आपने पहचानना आरंभ कर दिया, उस दिन आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी वनडे एग्जाम नहीं रह सकता, वो चुटकियों में क्रैक होगा। अब सवाल ये उठता है कि जीके है क्या? क्या है जीके? ये सवाल आपके दिमाग में अभी अभी क्लिक हुआ ही होगा डेफिनेटली। तो मैं आपको बता दूं जीके जो है, एक सेकेंड, जीके को हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान जो लगभग सबको आना चाहिए। अगर हमारी लैंग्वेज में कहें तो प्रतियोगी को आना चाहिए। सामान्य ज्ञान यानी साधारण ज्ञान। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन, क्या, कब एंड कैसे। अगर आप भारत में रहते हो तो भारत का क्या, कौन,
और कब कैसे। बात समझ पाए? यानी एक तरह से साधारण ज्ञान या सामान्य ज्ञान, साधारण ज्ञान किसके लिए? प्रतियोगी के लिए, कॉमन ज्ञान जो सर्वसाधारण को आना चाहिए। ठीक है, यानी भारत के दृष्टिकोण से और राजस्थान के दृष्टिकोण से कौन सा ज्ञान होगा? महत्वपूर्ण ज्ञान। शब्दों में उलझना मत कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाऊंगा। एक बात बताइए, आप जो वीडियो देख रहे हो मेरा, क्या आप सामान्य ज्ञान है? मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं सामान्य ज्ञान हूं? क्या मेरे से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड कभी भी आरपीएससी सवाल पूछेगी? नहीं पूछेगी, क्योंकि आप राजस्थान या भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। आप अगर अशोक गहलोत होते, आप वसुंधरा राजे होते या मैं होता तो मेरे से संबंधित सवाल बन सकता था। यानी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में ही है। तो आप जीके के अंदर यानी हिस्ट्री में, हिस्ट्री मत देखिए, उसमें महत्वपूर्ण देखिए। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी राजा हुए हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेवाड़ में, तो मेवाड़ में महत्वपूर्ण कौन है? सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं? नहीं। आप देखना महाराणा कुंभा, आप कहे तो मैं यहीं पर खड़े खड़े आपका पेपर भी आउट कर ले। ठीक है, अभी बता दूं कि राजस्थान की हिस्ट्री में क्या आएगा, और गारंटी के साथ वही आएगा। पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, मैं कोई वो आरपीएससी में मेरी सेटिंग नहीं है, लेकिन इतना अनुमान लग गया है कि वास्तव में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अब हिस्ट्री के अंदर मैंने अभी अभी बताया, जैसे कि मेवाड़ की हिस्ट्री हो गई, तो मेवाड़ में सारे शासक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे महाराणा कुंभा हो गए, महाराणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए। आप देखना कहीं ना कहीं सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द काफी बारीकी से और डेप्थ के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे शासक, जैसे कि सेकंड कैटेगरी में मैं राज सिंह को रखूं, बप्पा रावल को रखूं, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है यहां पर, एग्जांपल जस्ट, जैसे कि मैं इसके अलावा किसी सेकंड कैटेगरी के अंदर और भी, जैसे कि महाराणा उदय सिंह को रखूं या पद्मिनी के पति रतन सिंह को रखूं, उसके बाद में छोटे मोटे शासक जैसे जयद्रथ सिंह वगैरह, उदय सिंह वगैरह। ठीक है, तो आप देखना इन टॉपिकों से रिलेटेड एक एक बारीकी से एग्जाम में सवाल आता है, और इनके आने के चांसेस लगभग मोर देन 90% रहते हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान है। ठीक है, इनके चांसेस रहते हैं लगभग 50% और बाकियों के चांसेस रहते हैं 10%। अब ये 90, 50 और 10% का रेशियो कहां से निकलेगा? एक सेकेंड, क्या महाराणा कुंभा जी के हैं? आप मुझे बताइए, अब तक कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम हुआ है जिसमें महाराणा कुंभा से रिलेटेड सवाल ना पूछा गया हो? पेपर छान मारिए, एक भी एग्जाम नहीं है मेरे ख्याल में, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ के, जिसमें महाराणा कुंभा से रिलेटेड सवाल ना पूछा गया हो। हर कंपटीशन में पूछा जाता है और पूछेंगे, पूछते रहेंगे। आपके कंपटीशन में भी छप गया समझो। कारण क्या है? क्योंकि वो सामान्य ज्ञान है, महत्वपूर्ण है महाराणा कुंभा। एक सेकेंड, क्या महाराणा कुंभा महत्वपूर्ण है? क्या वो जीके हैं? जी नहीं, वो जीके नहीं, उनके कार्य जीके हैं। इसलिए आप देखना महाराणा कुंभा से रिलेटेड सामान्य ज्ञान जब भी पूछा जाता है तो महाराणा कुंभा की पर्सनल लाइफ से कोई सवाल नहीं बनता। महाराणा कुंभा ने किसको हराया, किसको पटका, किसको धोया, कौन सा युद्ध किया, ये सवाल नहीं आते। महाराणा कुंभा कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य की वजह से मशहूर है, इसलिए हमेशा सवाल वहीं से घेरा जाता है। तो सामान्य ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान यहां पर महाराणा कुंभा नहीं है, सामान्य ज्ञान यहां पर हिस्ट्री नहीं है,
यहाँ पर सामान्य ज्ञान महाराणा कुंभा के कार्य हैं। तो इनमें से भी राज सिंह बप्पा में से भी कोई अगर महत्वपूर्ण कार्य हो जो भारत और राजस्थान का नाम रोशन कर रहा हो, ठीक है, या फिर अदर टॉपिक में भी इक्का दुक्का कोई पॉइंट जो जीके के बेस पे हो यानी महत्वपूर्ण ज्ञान हो, वो आपका सामान्य ज्ञान है। देखिए अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, पिता के बीवियां, उनके बच्चे, सब कुछ पढ़ लो ना, पूरा खानदान ही पढ़ लो, उनकी बेटियां बेटे, रट्टा मार लो। और रट्टा मार भी लोगे तो यहाँ कौन सा रहने वाला, इधर डालोगे उधर गायब होता रहेगा। और सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट देखने हैं। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान कौन है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप से लिंक उनके पिता का है, उनका लिंक महाराणा प्रताप से है भली पर्सनल लाइफ में, लेकिन जीके का लिंक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जिस दिन जीके आपको समझ में आ गया उस दिन समझ लो आप 90% कामयाब हो गए। अब ये फॉर्मूला अगर आप लेके चलोगे तो शायद आपको कंपटीशन क्रैक करने से कोई दुनिया का माइका लाल रोक नहीं सकता। लास्ट गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने एक प्रश्न पूछा था कालीबंगन से रिलेटेड अग्निवेदिकाओं के बारे में। देखिए अग्निवेदिकाओं के बारे में मैंने कहा था, आप मेरे कालीबंगन वीडियो में देखना, पार्ट 2 या 3 में मिलेगा आपको। अग्निवेदियां जो 7 मिली हैं उन्हीं को तंदूर नुमा चूल्हे कहा जाता है। यानी तंदूर नुमा चूल्हे हो या अग्निवेदिकाएं हो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले कथन में डाला था अग्निवेदिकाएं और निष्कर्ष में डाला था तंदूर नुमा चूल्हे, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, यानी कथन और कारण सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष भी निकल रहा है। यानी उसका राइट आंसर होगा नंबर 3, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं एक साथ आपको पकड़ा भी दूं तो यहां आपके रहने वाली नहीं है। तो इंतजार कीजिए एक सप्ताह और का। हम मिलते हैं आपको गाइडेंस प्रोग्राम नेक्स्ट फ्राइडे को, और नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर भी एक ऐसा गुरु मंत्र सामने लाके फेंकूंगा जिससे आपकी राह और आसान होती रहेगी, और होते होते इतनी आसान हो जाएगी कि आपको कंपटीशन एग्जाम सिर्फ एक खेल नजर आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।